प्रश्नावली 4.3 इसके बेटे मैंने आपके सामने पिछली वीडियो के माध्यम से 7 क्वेश्चन पहुंचा दिए थे। मात्र एक क्वेश्चन बचा था, वो भी हो गया था, लेकिन ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से उसको मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि उसकी आवाज़ थोड़ी सही नहीं थी। तो आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को भी करेंगे और आज इसका आखिरी जो टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का एक्स एक्स और वाई एक्स के समांतर रेखाओं के समीकरण, कुछ थोड़ी सी बातें और हमें करनी है, उनको करके आज इस चैप्टर को जो है हम लोग ख़त्म करते हैं। लास्ट वीडियो इस चैप्टर की होगी। और पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि इस 8वें क्वेश्चन को वीडियो के लास्ट में कराया जाए ताकि नया जो टॉपिक सिखाना है वो शुरू में कर ली जाए बात, क्योंकि वो अच्छे से समझ में आएगी। एक क्वेश्चन बचा है उसको मैं इस वीडियो में ही लास्ट में कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एक टॉपिक है कि टॉपिक क्या है, एक्स अक्ष आपके पास में तथा वाई अक्ष, ठीक है ना, के समांतर, ठीक है, आपके पास में समांतर रेखाओं के समीकरण आपके पास में। किसके समीकरण? रेखाओं के समीकरण। ये एक टॉपिक है, इसको समझ लेना ज़रूरी है। रेखाओं के समीकरण, इसको समझ लेना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जब आप आलेख बनाते हो, ठीक है, तब भी ये बहुत चीज़ काम में आती है। और दूसरी बात, जब आप अगली क्लासेस में जाओगे तब भी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब इसमें आपको, मुझे लग रहा है, ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स एक्स क्या होता है, वाई एक्स क्या होता है। हम लोगों ने इसका पूरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति सीखा था, चैप्टर नंबर 3। इसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि बेटे ये एक्स और ये एक्स डैश होता है, इसी को हम लोग, इस एक्स एक्स डैश को ही हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और बीच में मूल बिंदु होता है, बीच में क्या होता है? मूल बिंदु 0। ऊपर की तरफ ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है आपके पास में। और वाई वाई डैश को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। अब अगर कोई आलेख, किसी समीकरण का आलेख, हमने आलेख बनाना सीख लिया पिछली वीडियो में भी, इससे पिछली वीडियो में भी, अगर किसी भी समीकरण का आलेख, किसी भी रेखीय समीकरण का आलेख जो है वो इस तरीके से आ जाए, जैसे ये एक्स एक्स है, इस तरीके से आ जाए कि ऐसे आ जाए, ये कोई भी समीकरण हो सकती है, ये कोई भी रेखा आपके पास में हो सकती है। तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो रेखा है, ये रेखा जो ए बी है, इसका नाम मैं ए बी कह दूँ या कोई भी रेखा हमारे पास में ये है, ये रेखा किसके समांतर है? समांतर समझते हो ना, एक्स अक्ष के समांतर है, बिल्कुल ठीक बात है। हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर यही बात करनी है कि वो कौन कौन सी रेखीय समीकरण हैं, मतलब कैसे रेखीय समीकरण होंगे जिनकी रेखाएं इस तरीके से बनेंगी। भाई यहाँ ना बने तो नीचे भी तो बन सकती है, इधर ही बन सकती है, ऊपर ही बन सकती हैं, ऊपर इनके बीच में भी कहीं आ सकती है, बिल्कुल ठीक है नहीं, लेकिन आएगी एक्स अक्ष के समांतर ही, है ना। तो ऐसी बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। दूसरी बात बेटा, एक बात और है कि जरूरी नहीं है कि एक्स अक्ष के समांतर भी हो। हमने कहा वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर भी रेखा खींची जा सकती है। जैसे ये वाई अक्ष है हमारी, ये वाली जिसपे मेरा इस टाइम चौक चल रही है, इसके समांतर रेखा ये भी तो आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, इधर भी आ सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाएं हो सकती हैं करोड़ों, क्या पता कितनी हो सकती हैं, अनेक, अपरिमित रूप से बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन वो उनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सी रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, कौन सी रेखा वाई अक्ष के समांतर है? वही चीज़ हम लोगों को अभी डिस्कस करनी है। एक्सरसाइज के अंदर जो प्रश्नावली 4.4 यानी कि इस चैप्टर की जो अंतिम प्रश्नावली है उसमें मात्र 2 सवाल हैं और वो 2 सवाल सिर्फ 2 मिनट के सवाल हैं, लेकिन उनका जो कंसेप्ट है उसको समझना ज़रूरी है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट आपको समझाऊँगा। देखिए, अगर आपके पास में जो मेरी बात है, मैं डस्टर ले लूँ ज़रा, जो मैं बात बता रहा हूँ, साथ ही साथ ये पॉइंट भले ही चाहे नोट करते चलें, मैं आपको इसी हिसाब से बताऊँगा ताकि आप आसानी से नोट कर पाएँ कि अगर याद रखिएगा, यदि आपके पास में, यदि रैखिक समीकरण आपके पास में, रैखिक समीकरण एक चर में हो, किसमें हो? एक चर में हो, तो वह एक्स अक्ष
अथवा मतलब दोनों में से कोई एक, अथवा y अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी। मैंने क्या लिखा है उस पॉइंट को भी क्लियर करूंगा बेटा, परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी समीकरण आपके पास में, मान लिया मैंने एक समीकरण लेके चला x इज इक्वल टू एक्स प्लस के x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, एक समीकरण ली, क्योंकि इसमें लिखा है कि रैखिक समीकरण अगर एक चर में हो, जैसे कि ये समीकरण है, ये रैखिक तो है, रैखिक का मतलब इसकी एक घात है और एक चर में भी है। अगर इसका मैं आलेख बनाऊंगा ना तो वो या तो x अक्ष के समांतर आवेगा या फिर वो y अक्ष के समांतर आवेगा। और अभी थोड़ी देर में ये भी पता चल जाएगा कि ये x अक्ष के समांतर आवेगा या y अक्ष के समांतर आवेगा। तो कैसे आएगा देखिए जरा, मैं इसको पहले थोड़ा सा सही करूंगा। x इज इक्वल टू 3 ले लिया मैंने, क्योंकि इसको दे जाएगा 3 आ जाएगा। तो जब ग्राफ हम लोग बनाते थे तो एक डब्बा सा बनाते थे, जैसे कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में बेटे बताया आपको, हम कम से कम 2 पॉइंट निकालते थे, ये ऊपर की तरफ x, इधर की तरफ y। अब आप कहोगे कि सर जी इसमें तो केवल x है, तो कैसे निकाल ले भाई, ये तो और अच्छी बात है। अगर केवल x का मान है तो x का मान आप 3 भर दो सारे पॉइंट में, क्योंकि इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने का, क्योंकि x के साथ x और y के आपस में कोई रिश्तेदारी है ही नहीं, ना तो x को y से कुछ लेना, ना y को x से कुछ लेना। तो आप लोग x का मान 3 भर दो और इसमें मर्जी से अपनी कुछ भर दो जो आपको आसान पड़े। जैसे मान लिया 1 2 3 यहाँ भर दिया, बिल्कुल ठीक बात है, मेरी बात समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर एक चर में रैखिक समीकरण अगर आई होगी ना बेटा, तो बस आपको तो टेंशन ही खत्म होगी इस टेबल को बनाने की। आप पहले जो x की वैल्यू है उसे x उतना ही रख दो और y का मान जो आपकी मर्जी पड़े, क्योंकि इनके बीच में इस समीकरण को अगर हम देखें तो इसमें कहीं भी y का कोई लेना देना नहीं है, मतलब x और y के बीच में कोई संबंध नहीं है बिल्कुल भी। और जब x और y के बीच में कोई संबंध नहीं है तो भाई x कुछ काम करे y कुछ काम करे, कोई टोकने वाला थोड़ा ही है। तो हमने क्या करा कि x का मान 3 भर दिया, y का मान 1 2 3 भर दिया। अब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा यार तुम्हारे सामने, देखो ग्राफ बनाऊंगा इसके सामने, आपके सामने ये आरेख बना रहा हूँ, x y x डैश और y डैश। तो यहाँ पे बीच में बेटे हम 0 ले लेंगे, यहाँ जाएगा 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक बात है आपके पास में। इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4, बिल्कुल ठीक बात है। ऊपर की तरफ आ जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे ले लो जितना भी लेना चाहो यार, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अगर मैं इसे प्लॉट करूंगा x बराबर 3 कहाँ है, x बराबर 3 तो यहाँ पे पड़ेगा और y बराबर 1, देखो यानी कि ये पॉइंट बनेगा 3,1, ये बनेगा 3,2, ये बनेगा 3,3। तो पहले 3,1 कहाँ बनेगा, x का मान 3 है, y का मान 1, तो 3,1 तो बेटे ये बनेगा यहाँ लगभग, है ना आपके, क्योंकि यहाँ से अगर आप लाइन दोगे इस तरीके से ऐसे करके, ये ऐसे करके, तो ये आपके पास में ये पॉइंट बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर है बेटे 3,2, तो x इजिकल टू 3 है और y इजिकल टू 2, तो ये बन जाएगा ऊपर यहाँ पे आपके पास में, बिल्कुल ऊपर, क्योंकि 2 यहाँ पे बनेगा ना जाके। थोड़ा सा आप थोड़ा सा आप अगर पटरी का प्रयोग करोगे स्केल का तो आपको बेटे समझ में आ जाएगा। फिर है 3,3 कहाँ है मेरे भाई, 3 तो जो है यार 3,3 मतलब ये यहाँ पे बन जाएगा। तो आप देखोगे कि ये सारे के सारे एक ही पॉइंट एक ही रेखा में है, और अगर आप किसको यूं मिलाओगे ना तो ये रेखा यूं जाएगी, दिख रही है ना बात आपको। और ये रेखा कैसी बनी, ये हमारी ये रेखा जो है ये तो y अक्ष के समांतर है, क्योंकि ये कौन सी अक्ष है, y अक्ष है। तो इसका मतलब हमारे पास में हम ये कह सकते हैं कि x - 3 इजिकल टू 0, या ये कहा जाए कि x बराबर 3 जो है किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। क्लियर है बात, y अक्ष के समांतर है। बस इससे एक रिजल्ट हमारे सामने बेटे ये आ गया कि कभी भी एक चर वाला रैखिक समीकरण अगर आपको मिलेगा, अगर वो x के पदों में है, किसके पदों में है, x के, देखो इसमें y नहीं है, तो वो हमेशा y अक्ष के समांतर होगा, बिल्कुल ठीक है। इसे आप नोट बना के लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं मैं लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया, यानी कि x इजिकल टू चाहे कुछ भी हो, 1 हो, x बराबर 4 हो, x बराबर बटे में 5/3 हो, x में कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी वास्तविक संख्या आ जाए, तो ये जो आपके पास में ये इक्वेशन जो बनेगी एक चर वाली समीकरण है, रैखिक समीकरण है, वो हमेशा ही y अक्ष के समांतर होगी।
ये बात ध्यान रखिएगा। मैं इस पॉइंट को बना के लिखता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कुछ चीज़ अच्छी लग रही हो तो नोट कर लियो, ठीक है। तो आप मैं इसमें लिख रहा हूँ, देखो क्या, यदि रैखिक समीकरण एक चर में हो तो वह एक्स एक्स अथवा वाई एक्स के समांतर होती है। अब पहला पॉइंट, यदि रैखिक समीकरण केवल एक्स के पदों में, ठीक है नहीं, आपके पास में एक्स में हो, ऐसा लिख रहा है खाली, किस में हो, एक्स में हो तो रैखिक समीकरण का आलेख वाई अक्ष के समांतर होगा, वाई अक्ष के समांतर होगा। ये पॉइंट नोट कर लेना अपनी कॉपी में बेटा। और अगर हम रूप दिखाना चाहें तो आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिए कोई भी, आपके पास एक्स इज इक्वल टू, आपके पास में कुछ भी आ जाए, प्लस माइनस ए, जहां ए क्या है, ए कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब उदाहरण भी दिए थे, अगर एक्स इज इक्वल टू -3 आ जाए, एक्स इज इक्वल टू आपके पास 2 आ जाए, एक्स इज इक्वल टू चाहे 1000 आ जाए, कुछ आ जाए, ऐसा कुछ नंबर आ जाए, मतलब एक्स के पदों में अगर समीकरण है तो हम लोग बेटे ध्यान रखिएगा, इस तरीके की जो समीकरण होगी, इस तरीके की, तो वो हमेशा ही वाई अक्ष के समांतर होगी। अगर एक्स में होगी समीकरण तो वाई अक्ष के समांतर होगी। अभी थोड़ी देर में प्रूव करूंगा, अगर वाई में होगी समीकरण तो एक्स के समांतर होगी। तो ये मैंने तुम्हें बात बता दी इसमें। अब हम लोग चलो इसको रफ कर लेते हैं और इसी में ही एक चीज और देख लेते हैं, अगर हमारे पास अगर हमारे पास में इस बार समीकरण दे दिया y इज इक्वल टू, सपोज दे दिया 4, y इज इक्वल टू कितना दे दिया बेटे, 4 दे दिया, तो इसका अगर आप बनाना, इसको ऐसे भी दे सकता था, y इज इक्वल टू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर उदाहरण ले रहा हूं मैं, कुछ भी ले सकते हो बेटा, कुछ भी ले सकते हो, या फिर ये हम x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, चलो 4 में y मतलब प्लस में ले लो, तो अगर मैं इसको सही करूंगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा ना। अब आप लोग इसका ग्राफ बनाना, आपको आलेख बनाना, किसका, इसका आलेख बनाना है, तो इसका आलेख बनाना मतलब इसका आलेख, तो हम लोग डब्बे बनाएंगे, कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे, या 3 निकाल लो, मर्जी है, 2 निकाल लो। तो ये x है, ये y है। अब मैंने कहा था कि पूरी समीकरण किसके पदों में है, किस में है, ये y में है, x से कोई लेने देना नहीं है, तो x की कुछ भी वैल्यू रख लो, जैसे 0 रख लिया, 1 रख लिया, लेकिन इसकी वैल्यू -4 ही रहेगी हर जगह, इसकी वैल्यू -4 ही रहेगी हर जगह, क्योंकि एक दूसरे से कोई लेना देना इनका नहीं है। मेरा बात ध्यान से सुनना। अब इन पॉइंट को ना, पॉइंट कौन कौन से आए हमारे पास, ये आ गया 0, -4, और ये आया 1, -4, ये बेटे तो ये कहाँ जाएगी, इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4 आएगा आपके पास में यहाँ पे, तो पॉइंट बेटे ये बन जाएगा आपका। हाई क्वालिटी में देखिएगा वीडियो को तो समझ में आ जाएगी। x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू बेटे 1 है, और y इज इक्वल टू -4 है। देखिए यहाँ y इज इक्वल टू -4 है, मेरी हाथ के नीचे से देख लो, -4 है, तो ये भी आपके पास पॉइंट कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ बन जाएगा। जब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो रेखा कैसी बनेगी बेटे, ये बनेगी रेखा, और ये रेखा आपके पास में देख लो किसके समांतर आ रही, ये रेखा x अक्ष के समांतर आ रही, यानी कि अगर y में समीकरण है तो वो किसके समांतर आएगी, y में समीकरण है तो किसके समांतर आएगी, x के समांतर आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अब इससे रिजल्ट समझ में आ गया, तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्या कि सेकंड, यदि रैखिक समीकरण केवल y में हो, किसमें हो, y में हो, तो रैखिक समीकरण का आलेख जो होगा बेटा, का आलेख x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा, किसके समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा। और इसको भी आप जैसे इसमें दिखाया आपने, इसको दिखा सकते हैं y इज इक्वल टू, चाहे प्लस माइनस में कोई भी संख्या हो जाए, a हमने कोई भी संख्या ले ली, a है क्या, एक्चुअली यहाँ लिख सकते हैं a कोई वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या, कोई वास्तविक संख्या आपके पास में, अरे यार, संख्या
है। और यहाँ भी a जो है कोई वास्तविक आपके a कोई भी वास्तविक संख्या है, बस लिख लीजिएगा जैसे मैंने ऊपर लिखा है। तो ये हुआ अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण। इसको बताना बहुत जरूरी था क्योंकि ये आपके सिलेबस में थोड़ा सा है, तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब इस पॉइंट को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं कुछ और बातें बताऊंगा आपको, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक। देखो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं, एक बात करते हैं और बढ़िया सी। अभी सुनो जरा, मैं इसको सही कर लूँ फिर बात करता हूँ। ये -3 है, ये -4 है, ठीक। कि एक टॉपिक और आता है, क्योंकि आप एक बात सुनिए मेरे पास में, एक्स अक्ष जो होता है या फिर वाई अक्ष, ये दोनों क्या है, ये भी एक सरल रेखा है। क्या है ये? सरल रेखा है, सरल रेखा, बिल्कुल ठीक है। देखो सरल रेखा है या नहीं है। एक्स अक्ष भी एक सरल रेखा है और वाई अक्ष भी एक सरल रेखा है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब सरल रेखा है, हमने एक बात पढ़ी थी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण हो या एक चर वाला रैखिक समीकरण हो, उसका जब आलेख बनाएगा ना मेरे भाई, तो एक सरल रेखा आएगा। तो इतनी बात है, हमें पता है कि सरल रेखा जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण जो होता है, चाहे वो एक चर में है चाहे वो दो चर में है, उनका ग्राफ जो है, उनका जो आलेख है, क्या आता है? वो सरल रेखा आता है। क्या आता है? सरल रेखा आता है। रैखिक समीकरणों का आलेख जो है, ठीक है, आपके पास में इसका जो आलेख होता है बेटा, वो कैसा आता है? वो कैसा आता है? एक सरल रेखा आता है। तो सरल रेखा किससे आता है? रैखिक समीकरणों से। अब यार हमें पता कि एक्स अक्ष भी एक सरल रेखा है, वाई अक्ष भी सरल रेखा है, तो इनकी कोई समीकरण भी तो होगी, इनकी कोई समीकरण भी तो होगी। इसकी क्या समीकरण होगी, ठीक है, और इसकी क्या समीकरण होगी, ये जानना जरूरी है। तो x की क्या समीकरण होगी? x की समीकरण बहुत आसानी से आप देख सकते हो बेटे। क्या समीकरण होती है? वो होती है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। और x अक्ष की जो समीकरण होती है वो होती है x इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान रख लेना है। कभी कोई आपसे बात करेगा कि x अक्ष का समीकरण बेटे क्या है, तो आप तुरंत कहोगे उसे कि जी y इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस x अक्ष पे कहीं भी आप जाओगे, कहीं भी किसी पॉइंट के पास जाओगे, वहां के प्रत्येक पॉइंट पे y का जो मान है वो 0 होगा। बिल्कुल ठीक बात है। या ये भी कह सकते हैं, अभी हमने बात करी थी कि x अक्ष के समांतर, देखो x अक्ष के समांतर, ठीक है ना, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण हमने क्या लिखा था अभी? वो लिखा था हमने y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले। एक पॉइंट और लिखा था कि y अक्ष का के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण वो कितना होता है मेरे भाई? वो कितना होता है? वो लिखा था मैंने x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये लिखवाई थी ना मैंने बात आपको। अब अगर ये a था क्या आपके पास में, ये कोई संख्या थी, ये कोई संख्या थी, जैसे अभी हमने बनाई थी मैं इसको दोबारा से बना दे रहा हूं, यहां पे हमने ये बनाई थी कि y इज इक्वल टू -4 थी। अगर इस -4 को 0 कर दें, -4 का मतलब क्या है कि यही तो दूरी -4 थी ना। अगर इस वाली दूरी को हम लोग 0 कर दें, यानी कि ये लाइन उठा करके ऊपर रख दें, तो यहां पे अगर मैं 0 भर दूं आपके पास में, किसमें? इसमें 0 भर दूं, a की जगह 0 भर दूं, तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी? यदि आप इसमें a बराबर 0 भर दो तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 0, और ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x अक्ष। कौन सी हो जाएगी? ये x अक्ष। बिल्कुल ठीक बात है। ये कौन सी हो जाएगी? x अक्ष। बिल्कुल ठीक है। और अगर इसमें a इज इक्वल टू 0 भर दिया जाए तो ये हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये वाली लाइन आ जाएगी आपके पास में, इसको ये हो जाएगा आपका y अक्ष। बस मोटी मोटी बात, इतनी बकवास करने की हमें जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखनी, बस मेन बात ये है कि x अक्ष का जो समीकरण होता है y बराबर 0 होता है, और y अक्ष का जो समीकरण होता है वो x बराबर 0 होता है। बस और कुछ बात करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इसको मैं रफ कर दूंगा अभी, और अगर कोई पॉइंट बचा है तो मैं भी देख लूं जरा थोड़ा सा रुक के, ठीक है।
नहीं, कोई बात बची नहीं इसमें, अभी और बाद में बात करेंगे। अब हम लोग चलते हैं सीधा एक्सरसाइज के अंदर। हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 4.4 के ऊपर, और 4.4 में कुछ सवाल हैं, उनको करने के बाद में हमारे एक सवाल छूटा है 4.3 का 8वां सवाल, उसे करके हम वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग, चलिए कौन सी प्रश्नावली बेटा, 4.4, 4.4 आपके पास में। इसमें क्या है प्रश्नावली में, बहुत आसान है। प्रश्नावली में 4.4 में सवाल दिया गया है बेटे, इन्होंने कहा है पहला सवाल है कि ये पता नहीं क्या क्या रखा इसने, एक चर वाले, मैं बताता हूँ, एक चर वाले, अभी मैं लिख दूं उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, और दूसरा इसने पॉइंट दिया है यहाँ पे मेरे भाई, दो चर वाले, बिल्कुल ठीक बात है। समीकरण के रूप में, हमें समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण करना, बिल्कुल सही बात है। ये पॉइंट नया है, ये वाला पॉइंट, ये पुराना ही पॉइंट है। हमें दिया गया है कि y = 3, यहाँ भी लिखो, y = 3 यहाँ भी लिखो। पहले इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, यानी कि ज्यामिति का मतलब है इसे दिखाना है। एक चर वाले हिसाब से अगर बात करें तो y = 3 कहां बनेगा, और अगर दो चर वाले के हिसाब से इसका आलेख बनाएं तो समीकरण कैसी बनेगी। अभी मैंने बना दिया था वैसे इसका, लेकिन चलो इसका बनाते हैं। एक चर में क्या करना, सीधी सी बात है, एक लाइन बना लेनी है, बीच में 0 लिख देनी है, 1 2 3 4, यानी कि संख्या रेखा बनानी है आपको। क्या करनी है, केवल इसमें आपको संख्या रेखा बनानी, एक चर वाले में संख्या रेखा। और संख्या रेखा में 3 कहां बनेगा, उसको 3 को दिखा देना है और कह देंगे y = 3, यही हमारा आंसर है जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब लेकिन इसमें जो है, इसमें आपको आलेख बनाना पड़ेगा। आलेख का मतलब क्या हुआ कि आपको एक डब्बा बनाना पड़ेगा ऐसा, जो कि बनवाया अभी। इसमें क्या करेंगे हम लोग, x और y की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, 2 पॉइंट निकाल लेंगे कोई भी। मैंने बेटे आपको बताया था, क्या बताया था, अब ये जो समीकरण है ये केवल y में है, और केवल y में होने का मतलब क्या है, तो पॉइंट दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत कि y में समीकरण है तो ये 100% x के समांतर होगी। अभी जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, है ना। लेकिन चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं, अगर आप बना के ऐसी बात होती है नहीं होती, क्योंकि इसमें x का कोई लेना देना नहीं है, तो ये x से स्वतंत्र है। कुछ भी लिख दो x की वैल्यू, आसान सी, जैसे 0 और 1 लिख दी मैंने। और y की वैल्यू क्या रहेगी, y की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, चाहे कुछ भी हो, ये दोनों एक दूसरे से जुदा हैं। ठीक है, तो क्या करें, बना लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस और बात करना शुरू करते हैं। ये हमारा बेटे x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है, बीच में हमारा मूल बिंदु 0 है। इधर आ जाएगा 1 2 3, इधर आ जाएगा 1 2 3, इधर आ जाएगा -1 -2 और -3, इधर आ जाएगा -1 -2 और -3। मेरे भाई समझ में आ रही बात, बिल्कुल। अब x = 0, y = 3 का अगर आप बनाना, x = 0 तो यही होगा ना बेटा, और y = 3, y = 3 का मतलब हमारे पास में ये पॉइंट नहीं होगा, ये तो मैं दिखा रहा था ऐसे ही, y = 3 ये बनेगा बेटा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। अब x = 1 और y = 3, तो ऊपर जाइए जरा, तो यहाँ पे थोड़ा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, है ना, ये वाला पॉइंट बनेगा आपके पास में। और अगर आप इसको 3 को ऊपर लिख लो थोड़ा सा, आप इसको अगर आपस में ज्वाइन कर लो तो ये आएगी समीकरण, ये y = क्या है, 3 है। अब ये भी बात करी थी, ये किसके समांतर है, ये है x अक्ष के समांतर। आप पिछले वाली बातों से इसको संबंधित करके देखिए, समझ में आ जाएगा टॉपिक, x अक्ष के समांतर आ गया, तो ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। सेम क्वेश्चन है बेटे, सेम क्वेश्चन इसका दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन समीकरण बदल दी भाई ने। मैं सिर्फ इसको समीकरणों को रफ कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं समीकरणों को रफ कर रहा हूं। समीकरण कहाँ है, ये y = 3, इसको रफ कर दिया मैंने, इसका ये भी रफ कर दूंगा मैं, और इसका ये डब्बा भी रफ कर दूंगा, समीकरण भी रफ कर दूंगा, ठीक है, और इसको भी रफ कर दूंगा क्योंकि मैं दूसरा समीकरण बनाऊंगा ना अब, ठीक है, इसका काम में आ जाएगा। अब इसने कहा है दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। समीकरण दिया है 2x + के 9 = 0, या इसको सही अगर कर लें हम लोग, x बराबर लेके आए, 2x = आ जाएगा -9, x = -9/2, या इसे -4.5 लिख लेंगे, काट के देख लो, 9 को भाग करके देख लो 2 से, देख लो 2 चौक 8 2 5 10, ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो इसको तो एक संख्या रेखा पे दिखा देंगे, कहीं 0 1 2 3 -1 -2 -3, अगर इस पे -4 तो इधर थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं काम, ऐसे लाइन बना दें,
यहाँ पे लिख लो 0 1 2 3 ऐसे जाएगा आगे तक, -1 -2 -3 -4 -5 इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो माइनस के 4.5 कहाँ बनेगा, 4 तो ये है 4.5, 5 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे, तो इसे गोल कर देंगे और लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस के 4.5। तो ये हमारा इसका आ गया एक चर में आंसर। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन दो चर में फिर हमें वही काम करना पड़ेगा, इसको ये पूरा खेल करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू कितना है, ये 2x प्लस के 9 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 9 आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 9/2 आ जाएगा, या फिर 4.5 आ जाएगा। इसके लिए एक डब्बा बना देंगे यहाँ, बिल्कुल ठीक है। और डब्बा क्या है, ये x है, ये y है आपके पास में, ठीक है ना भाई। और हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो x की वैल्यू तो हमेशा माइनस के 4.5 रहेगी, ये माइनस की है, ये भी माइनस के 4.5 रहेगी, इसको कुछ भी 1 2 आप रख लीजिए, 1 2, ठीक। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे x इज इक्वल टू 4.5 माइनस में कहाँ आएगा, थोड़ा पीछे इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे आप बढ़ा लीजिए और करके इधर की तरफ, यहाँ पे कहीं -4 और यहाँ पे कहीं -5। तो x इज इक्वल टू माइनस के 4/5, सॉरी 4.5 तो बेटे ये बनेगा ना यहाँ, और x और y इज इक्वल टू 1, तो यानी कि आपके पास में थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो पॉइंट आपका आएगा बेटे यहाँ पे, इस वाले पॉइंट, ठीक है। इसको मैं और रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक आपके पास, ठीक 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 आपके पास में। और x इज इक्वल टू 4.5 ही है, यही है, y इज इक्वल टू 2, इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर इसके पास आना पड़ेगा यहाँ पे, ये, ठीक है। और जब इसको खींचेंगे नीचे तक ऐसे करके, तो ये आपका कौन सा समीकरण आया, x इज इक्वल टू माइनस के 4.5, ये आया आपका। और ये आप देख रहे हैं ये किसके समांतर है, ये y x के समांतर है। ये किसके समांतर है, x इज इक्वल टू -9/2 था, या फिर 4.5 था, माइनस का 4.5, ये y अक्ष के समांतर इसका आलेख आता, y अक्ष के समांतर। बस कुछ बात नहीं करनी, ये 2 क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, एक क्वेश्चन वो पहले करा है, एक ये, इसमें और कुछ नहीं है। और जो पॉइंट मैंने लिखवाया उसको लिख लीजिएगा, अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा तो भैया ऐसा है, ज़्यादा मत्था फोड़ने की जरूरत नहीं, अभी कभी सोचोगे सब कुछ अभी अंदर पहुंच जाएगा, थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो पर्याप्त है, क्योंकि ये चीज़ें जब क्लास 10th या फिर आगे जाके आप पढ़ोगे तो ये अपने आप खुल जाएंगी, बिल्कुल ठीक है नहीं। लेकिन अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो, और जो टॉपिक मैंने पॉइंट बना के लिखवाए हैं उसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि कभी आप लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि चीज़ हमारे से छूटी हुई है। अब ये बेटे काम इसका खत्म है, बस एक बात और आपसे करनी है, कुछ नोट लिखवाने हैं। क्या लिखवाने हैं, कुछ नोट लिखवाने हैं, उनको लिख लीजिएगा, और आप जो है बस फिर फ्री हैं। एक क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज का करेंगे इसमें, उसके बाद इस वीडियो का मैं कुछ होने वाला नहीं है। चलिए इसमें कुछ नोट है। नोट क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अभी बात की है नंबर 1 कि x इज इक्वल टू 0, ये हमेशा y अक्ष का समीकरण होगा, y अक्ष का समीकरण होगा, याद रखनी है बात, ये पॉइंट छोटे छोटे। पॉइंट नंबर 2, y इज इक्वल टू 0 हमेशा x अक्ष का समीकरण होगा, x अक्ष का समीकरण होगा, बिल्कुल ठीक है। नंबर 3, अगर x इज इक्वल टू +- a हो, मतलब a का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, जहां आपके पास में जहां a कोई भी आपके पास में वास्तविक, मतलब वास्तविक का मतलब समझते कोई भी संख्या आ जाए, वास्तविक संख्या, ठीक है नहीं आपके पास में, तो आपके पास में ये जो है x इज इक्वल टू +- a, तो इसको लिखेंगे y अक्ष के समांतर, y अक्ष के आपके पास में समांतर रेखाओं का समीकरण बेटे बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, चौथा पॉइंट सॉरी, अगर आपके y इज इक्वल टू +- a कहीं दिखाई देगा, और आपको पता ही है a जो है, ये लाइन पूरी लिखी जाएगी दोबारा से फिर, कि जहां a कोई भी वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है, और ये आपके पास में x अक्ष के समांतर रेखाओं
का समीकरण बनेगा, समीकरण होगा। और एक पांचवा पॉइंट और, अगर कोई रेखा, यदि रैखिक समीकरण कोई भी आपके पास में रैखिक समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स या x इज इक्वल टू एम वाई, दो इस रूप की मिल जाए, रूप में हो, रूप में हो, तो रैखिक समीकरण का आलेख, रैखिक समीकरण का आलेख, रैखिक समीकरण का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगा। ये बात कैसी आई, अभी इसको समझाते हैं, ठीक है। नहीं, क्या करें, देखो इसको उठाओ, y इज इक्वल टू एम एक्स, अगर हमारे पास कोई लाइन हो, y इज इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, y इज इक्वल टू आप लीजिएगा, मान लिया m इज इक्वल टू हमने ले लिया 2, तो कितना आ गया, 2x आ गया। इस समीकरण का अगर मैं आलेख बनाऊंगा तो क्या स्थिति बनेगी, डब्बा बनाओ इसके लिए एक, ठीक है। ऊपर की तरफ आपके पास में x आएगा, फिर y आएगा, 2 पॉइंट निकालो। पहले आप क्या करोगे, इसमें 0 भरोगे, जब इसमें x की वैल्यू 0 भरी जाएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 और y इज इक्वल टू भी 0, तो दोनों की वैल्यू 0 0। देखिए तो हमारा जो पॉइंट निकल के आया वो 0 0 आया, और 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु होता है, यानी कि ये मूल बिंदु से होकर जाएगी। इसी तरीके से ये वाली समीकरण भी मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो अगर आपको इस तरीके की समीकरणें आपको मिलती हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि x इज इक्वल टू 7y या x प्लस के 4y इक्वल टू 0, क्योंकि इसको सही करोगे वो भी ऐसी बन जाएगी, यानी कि केवल उसमें x और y के पद हों। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो रैखिक समीकरण होती थी वो ax प्लस के by, या ऐसे लिख लें, इस नोट को बना करके लिख सकते हैं, एक नोट और लिख सकते हैं, क्या, छठा पॉइंट, कि यदि रैखिक समीकरण कौन सा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में c बराबर 0, अर्थात ax प्लस बी वाई बराबर खाली 0 हो, तो रैखिक समीकरण का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनमें से कभी कभार भविकल्पीय सवाल बन जाता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करना चाहो, लेकिन कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बस इसमें लास्ट बात बची, एक जो पिछली एक्सरसाइज का सवाल बचा है, उसको करके हम लोग चलते हैं, वीडियो खत्म, चैप्टर खत्म, ठीक। चलिए पीछे बैक जाइए आप अपनी किताबों में, प्रश्नावली 4.3 को खोलिए और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली कौन सी थी बेटा, प्रश्नावली 4.3 का लास्ट क्वेश्चन था 8वां। चलो पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या है, फिर काम खत्म करते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान, जो टेम्परेचर होता है, जो ताप है, अमेरिका और कनाडा में फ़ारेनहाइट से मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में नापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने के वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, यानी कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस के 32, बिल्कुल ठीक बात है, प्लस के 32, ये रैखिक समीकरण है, बिल्कुल रैखिक समीकरण है। मैंने रैखिक समीकरण पढ़ाते हुए ही कहा था कि जरूरी नहीं है कि समीकरण के अंदर x और y ही आए, अंग्रेजी वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला के अक्षर कोई भी आ सकते हैं। तो जैसे इसमें हमारे पास में F आया और C आया। अब इन्होंने जो 5 क्वेश्चन इसके इस बेस पे पूछे हैं, इस बेस पे 5 क्वेश्चन पूछे हैं। तो फ़ारेनहाइट भी एक ताप का मात्रक होता है, और डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट के बारे में एक बात बताएं, जो थर्मामीटर होता है ना, उसमें जो टेम्परेचर नपता है, हम कहते हैं 100 डिग्री किसी को बुखार है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता, क्योंकि डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस की हम लोग बात करें तो इस पर तो पानी उबलना शुरू कर देता है, तो यह फ़ारेनहाइट होता है हमारे पास में, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर, सेल्सियस को हमें एक्स अक्ष मानना है,
यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष किसको मानना बेटा, सेल्सियस को, यानी कि इस पे डिग्री सेल्सियस हम लोगों को लेना है। और वाई एक्स पे हमें लेना है, वाई एक्स पे हमें लेना है फ़ारेनहाइट। ये जो वाई एक्स होता है वाई वाई डैश, इस पे हमें लेना है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है आपके पास में, कोई बात नहीं, हमने ले लिया। तो इस रैखिक समीकरण का आलेख बनाना, आलेख बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए कुछ पॉइंट्स, और वो पॉइंट कैसे निकाले जाएंगे, हम लोग एक डब्बा बना लेंगे इस तरीके से, बड़ा सिंपल तरीके से, ठीक है बेटा, यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सी, यहाँ लिख लेते हैं हम एफ। तो जैसे सी की कुछ वैल्यू देंगे तो एफ की निकल आएगी। जैसे बाई चांस हम सी की वैल्यू पहले 0 दे रहे हैं, तो 0 जब देंगे तो एफ इज इक्वल टू फॉर्मूले में भरिएगा 9/5 गुणे 0 प्लस के 32, ठीक है। तो बेटे कितना आ जाएगा ये हमारे पास में, यह आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 32। तो यानी कि अगर इसका मान 0 भरते हैं तो 32 आ जाता है, एक पॉइंट निकल के आ गया 0,32। अभी 32 कैसे बनाएंगे, बताएंगे 32 कैसे बनाए ग्राफ में। दूसरा पॉइंट कुछ भरा जाए, अगर हम लोग चलो सी इज इक्वल टू इस बार 0 ना भर के 5 भर लें, क्या भर लें, 5 भर लें। तो जब यहाँ पे 5 आएगा तो क्या कंडीशन, 5 ही कम 5 कट जाएगा, तो 9 और 5 41 आ जाएगा। अगर हम इसको वैल्यू 5 भरते हैं तो ये हमारे पे 41 आ जाती है। अब आप कहोगे कि भैया इसमें कैसे बनाएं, बड़ा लंबा चौड़ा काम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप ऐसे बनाइएगा तो बन जाएगा। कि आप लोग 8 से शुरू कीजिएगा, 8 का पढ़ा, 8 का मान 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, ठीक है भैया, और 8 पंजे 40, यहाँ पे 40 तक ले लीजिएगा इसको, ठीक है आपके पास। और एफ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, 8 का मान 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, थोड़ा और ऊपर ले जाओ, है ना, और 8 सिंह 48 तक लेके चले जाओ। और ये आपका भाई एक्स है ही जो हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, ये 48 तक हम लेके गए इसको, कहाँ तक ले गए, 48 तक। और माइनस में भी आप लिख दो, वैसे माइनस में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस में हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है ना, वैल्यू सारी प्लस में निकाली है, तो 24 आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास में यहाँ पे 32 माइनस में, है ना। तो माइनस का 8, माइनस के 16, माइनस के 24, माइनस के 32, ऐसे चलता रहेगा। तो जब हम सी इज इक्वल टू 0, सी मतलब एक्स अक्स कहा है उसने, इसको कहा है एक्स अक्स, हमने इस एक्स अक्स माना भी है, इसको कहा है वाई अक्स, है ना। तो एक्स अक्स में सी 0 है, एफ 32 है, सी 0, सी पे 0 तो यही बनेगा बेटा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, ये वाला पॉइंट। और एफ 32 का मतलब ऊपर चले जाओ, ये वाला पॉइंट, यानी कि ये हमारा पहला पॉइंट बना। उसके बाद में बेटा हमारे पास बना c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। 5 कहाँ को जाएगा, लगभग इसके अगर आप हिस्से करो तो ये 8 तक है, तो इसके आप 8 हिस्से करेंगे तो 5 कहीं को इनके बीच में यहाँ पड़ेगा आगे, आप जो स्केल से बनाओगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 आएगा। और f इज इक्वल टू 41, मतलब आप ऊपर जाओगे तो 40 से कि थोड़ा सा ऊपर 41 मिलेगा। अगर किसी को ब्लर दिख रहा हो तो हाई क्वालिटी देखे वीडियो करके तो समझ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ लगभग बनेगा आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। और आप इसे बस सीधा ज्वाइन कर दो, उठा के मिला दो ये, ठीक है। तो ये हमारे पास में बना इसका आलेख, क्या बना, आलेख। वैसे पीछे उत्तरमाला में भी दिया है, वहां से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ अगर थोड़ा सही नहीं बना होगा तो उत्तरमाला में पूरा इन्होंने बना के दिखाया, आप लोग देखिएगा, ठीक है। पहला आंसर इसका आ चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछा उसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना, वीडियो को पीछे कर देना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि अगर C की वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस हो तो F कितना होगा। तो सीधा फॉर्मूले में भर दो बस, F इज इक्वल टू 9/5 गुणे 40 प्लस 32, काट लो से 5 8 40, है ना, और 9 छिके 9 ठे नहीं 5 40 है ना, 40 भरना, 30 भरना, 30 भरना है भाई, सॉरी गलती होगी, यहाँ पे 30 भरना है, 30 भरना है। तो 5 छंग 30 और 9 छिके 54, 54 प्लस 32 मतलब आ जाएगा आपके पास में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर आ गया दूसरे का। तीसरे में क्या कहा इसने बेटे, तीसरे में कहा है कि अगर F की वैल्यू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो C निकाल दो, तो फॉर्मूले में रख लो ऊपर,
एफ की वैल्यू, यहाँ पे एफ की जगह क्या रख लोगे 90 95 है, तो जब 95 भरेंगे तो 95 बराबर 9/5 गुणे सी प्लस 32। भाई इसमें से आपको सी का मान निकालना है, पहले 32 को उधर ले आओ, 95 माइनस 32 बराबर 9c/5, ठीक है ना। 95 में से 32 घटेगा तो 3 6 63 बचेगा, और 63 के बटे में 9 लिख दो, गुणा में 5 पहुँचा दो, वजह क्योंकि ये इधर की ये बटे में भाग में आ जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा। 9 7 63 और 7 5 35, सी का मान आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चेक भी कर लो पीछे 35 डिग्री सेल्सियस। आंसर सीट में भी हम लोग चेक कर सकते हैं, पीछे की तरफ आंसर सीट में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 32 आ रहा है, सॉरी थर्ड का आंसर 35, ठीक है, थर्ड आ गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा। मतलब अगर सिंपल सी बात है, क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि फिफ्थ फोर्थ में अगर F = 0 तो C का मान निकालना पड़ रहा है हमें। फिर और यदि F अगर हमारे पास में नहीं, शुरुआत में कहा है कि अगर C का मान 0 हो तो F निकालो, और दूसरे में कहा है कि अगर F 0 हो तो C निकालो। तो ये सीधी सीधी बात ये है, आपको फॉर्मूले में रखना है। कैसे करना है कि एक बार C का मान इसमें 0 रखना, बात समझिएगा, मैं कर नहीं रहा हूं उसको। C का मान इस फॉर्मूले में 0 रखिएगा, तो 0 रखेंगे तो आप सिंपल सी बात है, C 0 तो ये पूरा खत्म। तो चलो देखो, अगर C = 0 रखेंगे पहले वाले में तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, खाली आपके पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगी। और अगर F की वैल्यू 0 रखें, F की वैल्यू 0 रखें तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें F की वैल्यू 0 रखो तो 0 = 9c/5 प्लस के 32, 9c/5 प्लस के 32। इसको कैलकुलेट अगर कर लें हम यहाँ से थोड़ा सा, ये आ जाएगा 9c/5 बराबर माइनस के 32, या फिर C बराबर आ जाएगा माइनस के 32 × 5/9। इसे कैलकुलेट कर लेना बेटा, आंसर आपका मिल जाएगा आराम से, ठीक है। ये खत्म हो गया 4 नंबर। अब एक क्वेश्चन और बचा, इसका मैं रफ कर रहा हूं, फिर बात करता हूं। एक क्वेश्चन क्या बचा, उसने कहा है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो 4 डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर हो जाए। बिल्कुल, यानी कि F बराबर अगर क्या आ जाए, C आ जाए। तो सपोज हमने उसको कह दिया M आ गया, इसमें M की वैल्यू निकालनी है, इसमें भर दो, F की जगह भी M भर दो इस फॉर्मूले के अंदर। M = 9/5 M प्लस 32, कैलकुलेट कर लो, इसे ले आओ। M - 9/5 M बराबर 32, या एलसीएम ले लो, 5M - 9M/5 बराबर 32, ठीक है। ऊपर आ जाएगा माइनस के 4M = 32 × 5, और 4 8 32, माइनस का M बराबर 40, 8 5 40 होते हैं। M की वैल्यू आ जाएगा माइनस के 40 डिग्री, माइनस के 40 डिग्री। तो 40 डिग्री -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये आपका बेटे काम था जो ख़त्म हो चुका है, साथ ही साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। शायद ये वीडियो आपको थोड़ी सी टफ लगी होगी, मुझे लगता है, लेकिन आप जितना समझते हो उतना कर लेना, ठीक है। नहीं, बाकी सब कॉपी में आपकी नोट होना चाहिए। जब आप कभी भविष्य में इसको देखोगे तो 100% कह रहा हूँ समझ में आएगा, भले ही अभी समझ में ना आ रहा हो कि इतनी टफ चीज़ें नहीं है। हाँ, नई जरूर है लेकिन टफ नहीं है। नई चीज़ें कई बार आपको कठिन लगती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आप थोड़ा पढ़ोगे, आगे चलोगे, 1-2 महीने बाद इसको दोबारा खोल के देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो बेटे ये चैप्टर आज खत्म हो चुका है, और आप सभी से उम्मीद है कि सबने किया होगा। किसी का कुछ छूट गया हो तो वीडियो को दोबारा भी रिपीट करके देख सकता है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद, और नए चैप्टर में आपका स्वागत करूंगा फिर से।